हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे आप लास्ट तक देखें और यदि आपको याद है तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? विकल्प ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में 3 और डी में 4। तब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? विकल्प ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका भी सही विकल्प होगा बी 2। तीसरा प्रश्न में चलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? विकल्प ए में दिए गए हैं अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस और डी में उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में दर्पण तो नहीं होता है, अब अवतल लेंस भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष, बी में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया हुआ है वर्णांधता। इसका सही विकल्प होगा दूरदृष्टि दोष। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये तो गलत है। बी में अवतल लेंस होता है, ये भी गलत है। सी में उत्तल लेंस होता है, ये सही है। सही है। अब उत्तल दर्पण होता है, ये भी गलत है। तो सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न में चलते हैं, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? विकल्प ए में दिया हुआ है कर्निया, बी में आइरिस, सी में रेटिना और डी में पुतली। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विकल्प ए में बहुत अधिक हो जाता है, बी में बहुत कम हो जाता है, सी में 3 एम्पीयर होता है और डी में 4 एम्पीयर होता है। तो आपको बता दें, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो विकल्प ए सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो फार्मूला होता है आर बराबर भी बटे आई। यहाँ भी दिया हुआ है हमें 220 और आई दिया हुआ है 2, भागा देने पर आ जाएगा 110। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिले आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? विकल्प ए में दिया हुआ है एन आर, बी में दिया हुआ है एन बाई आर, सी में दिया हुआ है आर बटे एन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का क्षय मात्रक क्या है? विकल्प ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में जूल। तो इसका सही विकल्प होगा विद्युत धारा की प्रबलता मापने का क्षय मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विकल्प ए में एमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में कूलम और डी में एम्पियर। तो धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं?
धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? विकल्प ए में कूलम्ब, विकल्प ए में कूलम्ब, बी में एम्पियर, सी में ओम, डी में जूल। तो प्रतिरोध मापने का सही मात्रक क्या है? ओम। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? विकल्प ए में दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी में दिया 150 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प सी में दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में दिया हुआ है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटा जब पवन चलेगी तो वो आंधी हो जाएगा। और डी 1500 किलोमीटर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और सी में दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत कम होता है, इसलिए हमारा सही विकल्प ए ही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है, इसमें रहना चाहिए निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है, इसमें जो नहीं है नहीं रहना चाहिए। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है? तो विकल्प ए में है लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? विकल्प ए में कोयला, बी में बिजली, सी में सूर्य, डी में परमाणु बम। तो हमारा सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न, CuO+H2 और सी बनाता है Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देख सकते हैं Cu के साथ ऑक्सीजन है अभिकारक देने साइड, और उत्पाद तरफ Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ Cu से ऑक्सीजन टूट गया है। तो अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जब टूटता है तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन। तो इसलिए हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक, बी में वैद्युत संयोजी, सी में कार्बनिक, डी में कोई नहीं। तो अगर कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनाते हैं तो उसको कहते हैं वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ए में दिया हुआ है 10, बी में दिया हुआ है 12, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तो यह है फ्लोरीन का, यह है मैग्नीशियम का और यह है सोडियम का। हमारा डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम का। हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2CO3, बी में दिया हुआ COCO3, सी में दिया NaHCO3, डी में दिया NaN3। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? यहाँ अलग जात का कौन सा यौगिक है? देखते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? CaCO3, CaCO3। खड़िया का भी होता है CaCO3। संगमरमर का भी होता है CaCO3, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। तो हमारा सही विकल्प डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है? तो यहाँ आपको बता दें कि जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है उसे
क्षारक कहते हैं। तो यहाँ 7 से अधिक कौन है? डी में, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल है, पीतल क्या है? पीतल विकल्प ए में दिया धातु, बी में अधातु, सी में मिश्र धातु और डी में उपधातु। तो पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यौगिक, कौन या आयनिक यौगिक है? CH4, CH4 तो सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। CO2 आयनिक यौगिक भी नहीं बनाता है। NH3 भी आयनिक यौगिक नहीं बनाता है, तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? विकल्प ए में दिया हुआ है तांबा, बी में है गोल्ड, सी में है जिंक और डी में है पोटेशियम। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन, बी में है इथेन, सी में है प्रोपेन, ए में है, डी में है ब्यूटेन। यहाँ डी होना चाहिए, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए मीथेन। अगला प्रश्न, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 0.03%, बी में 0.05%, सी में 0.03% और डी में है 0.02%। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? विकल्प ए में दिया हुआ है 1, बी में है 2, सी में 3, डी में 4। सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? विकल्प ए में दिया हुआ है 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 4। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, वर्ग यानी समूह। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सही होगा। अगला प्रश्न, हीलियम कैसा तत्व है? विकल्प ए में अक्रिय, बी में क्रियाशील और सी में सक्रिय और डी में उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो विकल्प सही होगा ए अक्रिय। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन क्या है? विकल्प ए में वसा, बी में एंजाइम, सी में हार्मोन, डी में कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, बी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? मनुष्य में वृक्क किस अंग से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है डायलिसिस थैली? विकल्प ए में नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? विकल्प ए में उपचयन, बी में संयोजन, सी में अपचयन और डी में विस्थापन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए उपचयन। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? विकल्प ए में है अमीबा, बी में ईस्ट, सी में मलेरिया और डी में पैरामीशियम। तो हमारा सही विकल्प होगा ईस्ट। ईस्ट में जो है प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? विकल्प ए पुंकेसर, बी में अंडप, सी में वर्तिका और डी में वर्तिका। हमारा सही विकल्प होगा ए पुंकेसर। अगला प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं किसके?
विकल्प ए में डीएनए के, विकल्प बी डीएनए और आरएनए के, सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प सी होगा, डीएनए, प्रोटीन्स तथा आरएनए के बने होते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। विकल्प ए में दिया हुआ डीएनए, बी में दिया है गुणसूत्र, सी में जीन और डी में हरित लवक। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, डीएनए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। विकल्प ए में दिया हुआ जंगल, बी में एक्वेरियम, सी में घास के मैदान और डी में मरुस्थल। मरुस्थल भी जो है स्थलीय परितंत्र है, घास का मैदान भी स्थलीय परितंत्र है, जंगल भी स्थलीय, इसमें होगा सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीएफसी क्या है। विकल्प ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी में कार्बन फ्लोरोकार्बन और डी में कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए हमारा सही विकल्प ए होगा। स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे।